त्वं ददासि विद्या विद्या ददाति विनयम्। रानी लक्ष्मीबाई पर सुनिएगा कुछ चंद। कि झांसी वाली रानी थी वो घोड़े पे सवार होके, हाथ में कमान थाम वनी मर्दानी थी। झांसी वाली रानी थी वो घोड़े पे सवार होके, हाथ में कमान थाम वनी मर्दानी थी। मर्दानी थी कृपाण मर्दाना भुज बल, बल से अपार पार वीर बलिदानी थी। बलिदानी थी दीवानी वीरता की वो निशानी, बलिदानी थी दीवानी वीरता की वो निशानी। अंग्रेजी सेना देख हुई पानी पानी थी, और पानी थी पुरानी वाली अस्मिता थी खतरे में, इसलिए युद्ध बीच झांसी वाली रानी थी। पानी थी पुरानी वाली अस्मिता थी खतरे में, इसलिए युद्ध बीच झांसी वाली रानी थी। बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी की गूंज के हमारे नरेंद्र निहार जी आ गए हैं, आपका स्वागत है। तो झांसी की रानी जो थी वो युद्ध के बीच में पहली बार नहीं थी। झांसी की रानी वर्षों से युद्ध के बीच में थी। तो देखिए झांसी वाली रानी कैसे थी कि रानी तलवार से तो खेलती सदा से आई, पहली बार युद्ध में नहीं थी। रानी तलवार से तो खेलती सदा से आई, अरे को चटाती धूल सिर्फ एक वार से, और वार से बचा न कोई हाथ के प्रहार वाल, बार बार आया उसे काट दिया धार। तो धार से उधार जब माटी का चुकाने लगी, धार से उधार जब माटी का चुकाने लगी, धरती को लाल किया अरे के सहार से, अरे के सहार से वो, हरि के सहार से वो पुण्य ले पवित्र हुई, पुण्यता पवित्र पाई रानी तलवार से। हरि के सहार से वो पुण्य ले पवित्र हुई, पुण्यता पवित्र पाई रानी तलवार से। और रानी तलवार से ये जो उसने अपना पवित्र नाम कमाया है वो तलवार के दम से था। और तलवार कैसे काम करती थी एक छंद इसी पर देखिएगा कि चमकी थी तलवार युद्ध बीच झांसी वाली, चमकी थी तलवार युद्ध बीच झांसी वाली, दुत दिन मान सम दम 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 की। चमकी थी तलवार युद्ध बीच झांसी वाली, दुत दिन मान सम दम दम दम, और दम की दीप्तिमान दम्भी के दमन है, हाँ दम की दीप्तिमान दम्भी के दमन है, तो धार से उतारने की दे रही थी धमकी। तो धम की धमाल की ओवरी को मलाल दियो, धम की धमाल की ओवरी को मलाल दियो, दीठ दंग दीखती थी दिव्य दम खम की। धम की धमाल की ओवरी को मलाल दियो, दीठ दंग दीखती थी दिव्य दम खम की, और दिव्य दम खम की थी दिव्यता दीप्तिमान, चहु और झांसी वाली तलवार चमकी, दिव्य दम खम की थी दिव्यता दीप्तिमान, चहु और झांसी वाली तलवार चमकी। तो चारों ओर झांसी वाली तलवार ही चमकती दिखाई दे रही थी उस युद्ध में। और रानी जब युद्ध में गई थी तो अपने बेटे को पीठ से बांध के ले गई थी, लेकिन बेटे को उसने खरोच नहीं आने दी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रभाकर ओझा जी, आपको मेरे काव्य पाठ में कुछ अच्छा लग रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। तो रानी जब बेटे को लेकर के युद्ध में गई, कैसे युद्ध कर रही थी और बेटा को उसने कैसे खरोच नहीं आने दी कि लाल को संभाल पीठ कूद गई रण बीच, लाल को संभाल पीठ कूद गई रण बीच, शान से उठाए हुए दीप्तिमान भाल को, लाल को संभाल पीठ कूद गई रण बीच,
शान से उठाए हुए दीप्तिमान भाल को दुसाल से लपेट हाथ ले कटार रणभीक्ष कूद गई काटती कपाल, तो काटती कपाल को चली गई तुरंग बैठ, काटती कपाल को चली गई तुरंग बैठ, रंग रण में जमाती जीतती वो काल को, काटती कपाल को चली गई तुरंग बैठ, रंग रण में जमाती जीतती वो काल को, और काल को निहाल कर जाल सारे काट डाले, दाग नहीं आने दिया पीठ बैठे लाल को, काल को निहाल कर जाल सारे काट डाले, दाग नहीं आने दिया पीठ बैठे लाल को। इतना जबरदस्त युद्ध किया रानी ने, लेकिन इसके बावजूद भी रानी वीर गति को प्राप्त हुई। ये सच्चाई है और इस सच्चाई को हम बदल नहीं सकते। जो सच है वो सच है। तो उसकी वीर गति कैसी हुई, वीर गति की स्थिति में कौन कौन दुखी था और किस हाल में था, एक छंद इसके बाद देकर के मैं रानी लक्ष्मीबाई से बाहर निकलकर कहीं और आपको लेके चलता हूं। हमारे नरेंद्र नेहार जी कह रहे हैं कि लक्ष्मीबाई की सूरवीरता और आपकी ओजपूर्ण वाणी को नमन, आपके इस कविता प्रेम को भी नमन। आप आए और मुझे अपनी बात आपको सुनाने का मौका दिया। तो अंतिम छंद देखिएगा रानी की वीर गति का, कि वीरता की हो मिसाल वीर गति पा गई तो धीरज बंधाने लगे धैर्य धर्म धीरता, वीरता की हो मिसाल वीर गति पा गई तो धीरज बंधाने लगे धैर्य धर्म धीरता, और धीरता अधीर हुई पावनी सी पीर हुई, वेदनाएं भेद उठी हर आंख नीरता, तो नीर था न रुक रहा आंसुअन झर उठा, नीर था न रुक रहा आंसुअन झर उठा, तीर तलवार संग रो उठा तुरीण था, नीर था न रुक रहा आंसुअन झर उठा, तीर तलवार संग रो उठा तुरीण था, तुरीण था पड़ा हुआ शोक से भरा हुआ, शोक में भरी थी झांसी शोक में थी वीरता, तुरीण था पड़ा हुआ शोक से भरा हुआ, शोक से भरी थी झांसी शोक में थी वीरता। वीरता को भी दुख हो रहा था रानी के वीरगत होने पर। ऐसी रानी झांसी को हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत नमन करते हैं। देखिए, छंदबद्ध कविता के साथ साथ मैं छंद मुक्त कविता भी लिखता हूँ। हालांकि हमारे पाठशाला में मैं किसी को छंद मुक्त कविता नहीं सिखाता, लेकिन मैं छंद मुक्त कविता भी लिखता हूँ। तो उन्हीं छंद मुक्त कविताओं में से एक आध कविता मैं आपके सामने पहले रखता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आज के समय में कविताएं जो लिख रहे हैं वो छंद मुक्त ज़्यादा लिखते हैं। आजकल कुछ नए लोग, नई पीढ़ी के लोग किसी नए अच्छे उस्ताद के शरण में जाकर के वो सीख ले रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो संख्या है बहुसंख्यक, वो छंद मुक्त कविता लिखने वालों की ज़्यादा है। हालांकि उन्हें कहीं स्थान नहीं मिलता, केवल अपने अखबारों और किताबों में ही रह जाते सीमित। तो छंद मुक्त एक व्यंग देखिएगा, हमारे देश के कानून के ऊपर एक छोटा सा व्यंग देखिए। ये हमारा देश का जो कानून है ये सबूत मांगता है, और सबूत के चक्कर में अभी बहुत सारे अपराधी हैं वो बच के निकल जाते हैं। ये पालघर की घटना चल रही, कल उस पर बहस चल रही थी। उन्होंने सीधे सीधे एक हत्या को एक बलवे में, एक कंफ्यूजन में चेंज कर दिया। अब देते रहो सबूत कि ये हत्या है, तब देखिए कि आवारा बिल्लियों पर लागू हुआ जंगल का कानून। बिल्लियों में भगदड़ मची, जिसे देख भागा एक बुद्धिजीवी ऊंट। तो अज्ञानी गधे ने पूछा, अरे पकड़ी जा रही हैं बिल्लियां, आप क्यों हैं भागते?
आवारा बिल्लियों पर लागू हुआ जंगल का कानून। बिल्लियों में भगड़ मची, जिसे देख भागा एक बुद्धिजीवी ऊंट। अज्ञानी गधे ने पूछा, अरे पकड़ी जा रही हैं बिल्लियां, आप क्यों हैं भागते? ऊंट बोला, हमको है विश्वास नहीं संदेह कानून का। ऊंट बोला, हमको है विश्वास नहीं संदेह कानून का। स्वच्छंद घूमते अपराधी का निर्दोष काटते जेल, सालों बीत जाएंगे जुटाने में सबूत कि हम बिल्ली हैं या ऊंट। अब बिल्ली है या ऊंट ये साबित करते रहो, या फिर ऐसा करो कि भाई दूर चले जाओ, साबित करने के झंझट से बचो। तो ऐसे में लोग कानून से दूर ही भगते हैं, उसके पचड़े में पड़ने के बजाय कानून से बचने का प्रयास करते हैं। अब हमारे जो कानून को बनाने वाले जो होते हैं वो होते हैं, हाँ मनोज कुमार जी सच कह रहे हैं आप, पालघर में रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। तो कानून को बनाने वाले ये जो रक्षक हैं और फिर उनको चलाने वाले जो दूसरे, देखिएगा कानून को बनाने वाले यानी कि हमारे नेतागण, एक व्यंग देखिए उनके ऊपर कि इसे मेरी किस्मत कहो या इत्तेफाक मंत्री जी से हो गई मेरी मुलाकात। इसे मेरी किस्मत कहो या इत्तेफाक मंत्री जी से हो गई मेरी मुलाकात। मैंने कहा श्रीमान मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए, कोई छोटा मोटा पद हमको भी दिलवा दीजिए। इसे मेरी किस्मत कहो या इत्तेफाक मंत्री जी से हो गई मेरी मुलाकात। मैंने कहा उनसे श्रीमान मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए, कोई छोटा मोटा पद मुझको भी दिलवा दीजिए। मंत्री जी ने एक सांस में पूछे कई सवाल। मंत्री जी ने एक सांस में पूछे कई सवाल। तुझे झूठ बोलना आता है? तुझे चोरी करना आता है? कभी चंदा तूने खाया है? तेरा घुसखोरों से नाता है? कभी तूने खून बहाया है? वैश्यावृत्ति की जाम लगाया है? अबलाओं की इज्जत लूटी है? प्यार से रहते भाइयों को लड़ाया है? इसे मेरी किस्मत कहो या इत्तेफाक मंत्री से हो गई मेरी मुलाकात। मैंने कहा उनसे श्रीमान मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए, कोई छोटा मोटा पद मुझको भी दिलवा दीजिए। मंत्री जी ने एक सांस में पूछे कई सवाल। तुझे झूठ बोलना आता है? तुझे चोरी करना आता है? तुझे कभी चंदा तूने खाया है? तेरा घुसखोरों से नाता है? कभी तूने खून बहाया है? वैश्यावृत्ति की जाम लगाया है? अबलाओं की इज्जत लूटी है? प्यार से रहते भाइयों को लड़ाया है? था सबका मुझ पर एक जवाब नहीं साहब। था सबका मुझ पर एक जवाब नहीं साहब। मंत्री जी बोले फिर तुम राजनीति में नहीं आ सकते। था सबका मुझ पर एक जवाब नहीं साहब। मंत्री जी बोले तब तुम राजनीति में नहीं आ सकते, हम तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकते, क्योंकि ये पद, ये कद, ये जो कोठी और कार है मेरे इन्हीं कर्मों का पुरस्कार है। मंत्री जी बोले फिर तुम राजनीति में नहीं आ सकते, हम तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकते, क्योंकि ये पद, ये मद, ये जो कोठी और कार है मेरे इन्हीं कर्मों का पुरस्कार है। अगर तुमको राजनीति में आना होगा तो न्याय को जड़ से भुलाना होगा, क्योंकि जहां न्याय की हार है, अन्याय की जीत है, जहां भोला भयभीत है, जहां दुष्टता पुनीत है, वहीं तो राजनीति है। तो राजनीति क्या करती है अभी आपने सुना। इसलिए हमारे देश का जो कानून है उसमें इतनी सारी खामियां, क्योंकि कानून को बनाने वाले वही लोग होते हैं हकीकत में जो कानून को तोड़ करके अपराधी बने हुए बैठे। अब ऐसी स्थिति में ऐसा कानून जो सबूत के चक्कर में जिंदगी भर सबूत इकट्ठे करता रहता है, और सबूत इकट्ठे कौन करता है? पुलिस वाले। अब पुलिस वालों को भी लोग न जाने क्या क्या कह देते हैं। अब पुलिस वालों को जो नाम दे देते हैं, हकीकत में उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुलिस वाले लोग बड़े भले लोग होते हैं। कैसे होते हैं एक बात देखो,
कि आजकल की पुलिस हो गई बड़ी महान, आजकल की पुलिस हो गई बड़ी महान, जनता को इनका सहारा होना चाहिए, चाय बीड़ी और पान इतने में जाते मान, विनती का केवल इशारा होना चाहिए। आज की पुलिस थोड़े से इशारे में अपना काम कर देती है, बस हमें इशारा करना आना चाहिए। तो आजकल की पुलिस हो गई बड़ी महान, जनता को इनका सहारा होना चाहिए, चाय बीड़ी और पान इतने में जाते मानो, विनती का केवल इशारा होना चाहिए। तो चोरी होगी कहाँ कब इनको पता है सब, खुफिया तंत्र बहुत मजबूत होता है, तुरंत पता चल जाता है कि चोरी होगी कहाँ कब इनको पता है सब, पूछने का फर्ज तो तुम्हारा होना चाहिए, चोरी होगी कहाँ कब इनको पता है सब, पूछने का फर्ज तो तुम्हारा होना चाहिए, और कोर्ट का है खर्च ज्यादा इसीलिए है इरादा, थाने में ही केस निपटारा होना चाहिए, कोर्ट का है खर्च ज्यादा इसीलिए है इरादा, थाने में ही केस निपटारा होना चाहिए। तो पुलिस वाले और थाने में केस का निपटारा इसीलिए करना चाहते हैं, वो बेचारे तुम्हारा खर्चा घटाना चाहते हैं। तो सच्चाई। अब हमारे देश की जो राजनीति है उसकी वजह से आम लोग कितने परेशान हैं। अभी हमारे देश का जो शिक्षा तंत्र है वो बड़ा ही करप्ट है, उसका कोई सिस्टम नहीं है पढ़ाने का। अब तो कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो ऑनलाइन टेस्ट हो जा रहा है, बच्चा अपने आप किताब में देख करके आंसर दे देगा और नंबर सही है। अब ऐसे बच्चे देश का भविष्य कैसे हो सकते हैं। अभी पिछले दिनों में हमारे देश में जो सरकारें रही थीं, तथाकथित महान लोगों की, प्रणाम भगत भैयावादी, बहुत बहुत आपका स्वागत है, वो एक CCA सिस्टम लाए थे। उस सिस्टम के तहत बच्चे फेल ही नहीं होते थे 9th 10th में, क्या नीचे की क्लासेज में, तो बच्चे उन्हें पढ़ना छोड़ दिया CCE प्रोग्राम टेस्ट सिस्टम के दौरान। तो उससे बच्चों की क्या हालत हो गई, एक व्यंग उस पर देखिएगा कि नई शिक्षा नीति के तहत, नकलती शिक्षा नीति के तहत विद्यालय के सबसे डफर छात्र को, अब हम कह सकते हैं कोरोना काल की नीति के तहत, कि कोरोना काल की नीति के तहत विद्यालय के सबसे डफर छात्र को प्रधानाचार्य जी ने 10वीं पास का सर्टिफिकेट थमाया और मुस्कुरा कर बोले, ले पप्पू तू भी पास है। रिजल्ट बहुत हाई फाई है इस समय कोरोना काल में, कि कोरोना काल की नीति के तहत विद्यालय के सबसे डफर छात्र को प्रधानाचार्य जी ने 10वीं पास का सर्टिफिकेट थमाया और मुस्कुरा कर बोले, ले पप्पू तू भी पास है। पास में खड़े पप्पू के बाप हप्पू ने पूछा, गुरुजी इस कागज से कोई आस है। पास में खड़े पप्पू के बाप हप्पू ने पूछा, गुरुजी इस कागज से कोई आस है। प्रधानाचार्य जी बोले, हाँ, इसके दम से पप्पू की शादी हो जाएगी। पास में खड़े पप्पू के बाप हप्पू ने पूछा, गुरुजी इस कागज से कोई आस है। प्रधानाचार्य जी बोले, हाँ, इसके दम से पप्पू की शादी हो जाएगी, फिर पप्पू इसको चाटेगा, बहू इस पर चाट रख कर खाएगी, ये टीसी इसी काम आएगी। तो जे आजकल की टीसियां हैं वो चाट रखने लायक हैं। अब लोग कहते रोजगार क्यों नहीं मिल रहा। भाई रोजगार तो तब मिलेगा जब काबिल होगा, काबिल नहीं तो रोजगार कैसे मिल जाएगा भैया। पैसे कोई देगा तो काबिलियत के देगा, और काबिलियत कब होगी, जब उसने शिक्षा अर्जित की होगी। शिक्षा तब अर्जित की होती जब सिस्टम सही होता। अब एक सज्जन बोले कि आपको पप्पू के पास होने से क्या दिक्कत है, तो मैंने कहा पप्पू के पास होने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हमारा पप्पू जो है बार बार फेल हो रहा है तो हम क्या करें। लेकिन सरकार तो पप्पुओं को पास कर रही है। तो देखिएगा, मैंने कहा पप्पू से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि धुप्पस में पप्पू नहीं पास होना चाहिए। अभी कोरोना काल में बहुत सारे पप्पू धुप्पस में पास हो गए।
तो इसलिए मैं कहता हूं धोपस में जब पप्पू पास हो जाता है तो सब कुछ बकवास हो जाता है। धोपस में जब पप्पू पास हो जाता है तो सब कुछ बकवास हो जाता है। और 5 साल यूं ही नहीं होते यारो, 5 साल थोड़े नहीं होते यारो, बटन दबाते ही विनाश हो जाता है। बटन का विनाश दिल्ली झेल रही है, 1 लाख से ऊपर चले गए, मुंबई को हरा दिया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पप्पू धोपस में पास नहीं होना चाहिए। वो पास हो, हमारे जमाने में कि न जाने कितने पप्पू थे, घर घर में पप्पू होते थे, इसके पप्पू उसके पप्पू, तेरे पप्पू मेरे पप्पू, छोटे पप्पू बड़े पप्पू मझले पप्पू, अरे पप्पुओं की लाइन होती थी। लेकिन आज के समय में एक ही पप्पू काफी है पूरे देश के लिए। अब एक हाईटेक भिखारी कैसे भीख मांग रहा है देखिएगा। मनोज सक्सेना, अमित मनोज सक्सेना जी का बहुत बहुत स्वागत है। अमित मनोज सक्सेना जी हास्य व्यंग्य के बहुत अच्छे हस्ताक्षर हैं और इस समय मैं भी कविता पाठ में हास्य व्यंग्य के ही दौर में चला गया हूं। तो देखिएगा, अमित मनोज सक्सेना छंदबद्ध कविता पढ़ते हैं और मैं तो छंद मुक्त में भी चला जाता हूं। अभी इसी दौर में चल रहा था, पप्पू पार्लियामेंट में फेल है, नहीं वो उसको फेल पास से कोई लेना देना नहीं, उसके लिए तो केवल ये खेल है। पप्पू के लिए राजनीति एक खेल है, बस इसका और उसका मेल है और कुछ नहीं। तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं एक रचना, भिखारी के माध्यम से मैं देश के हालात पर कुछ बातें रखने जा रहा हूं। अमित मनोज सक्सेना जी देखिएगा, व्यंग देखिएगा कि साइकिल सवार के निकट बड़ी पौष बड़ी विकट एक कार आकर रुकी, खिड़की से बाहर एक मूरत झुकी और सुरीली सी आवाज आई, अल्लाह के नाम पर दे दे। साइकिल सवार के निकट बड़ी पौष बड़ी विकट एक कार आकर रुकी, खिड़की से बाहर एक मूरत झुकी और सुरीली सी आवाज आई, अल्लाह के नाम पर दे दे। तो साइकिल सवार चौंका, तिलमिलाई आंखों को पोंछा, बोला क्या मतलब? साइकिल सवार चौंका, तिलमिलाई आंखों को पोंछा, बोला क्या मतलब? भिखारी बोला मतलब बिल्कुल साफ है, तेरा बुरा भला सब माफ है। अरे मैं भिखारी हूं 21वीं सदी का, 21वीं सदी का भिखारी हाईटेक भिखारी होता है। कि साइकिल सवार के निकट बड़ी पौष बड़ी विकट एक कार आकर रुकी, खिड़की से बाहर एक मूरत झुकी और सुरीली सी आवाज आई, अल्लाह के नाम पर दे दे। तो साइकिल सवार चौंका, तिलमिलाई आंखों को पोंछा, बोला क्या मतलब? भिखारी बोला मतलब बिल्कुल साफ है, तेरा बुरा भला सब माफ है। अरे मैं भिखारी हूं 21वीं सदी का। भिखारी बोला मतलब बिल्कुल साफ है, तेरा बुरा भला सब माफ है। अरे मैं भिखारी हूं 21वीं सदी का, जमाने के हिसाब से ढल गया हूं, लोग पलते हैं मैं पल गया हूं भीख से। जमाने के हिसाब से ढल गया हूं, लोग पलते हैं मैं पल गया हूं भीख से, पर याद नहीं है ठीक से मुझे प्रेरणा कहां से मिली। लोग पलते हैं मैं पल गया हूं भीख से, पर याद नहीं है ठीक से मुझे प्रेरणा कहां से मिली। यूं तो इस जमाने में भिखारी बेहिसाब हैं, यूं तो इस जमाने में भिखारी बेहिसाब हैं। लाखों हैं शराफत के बुरकों में तो लाखों में नकाब हैं। यूं तो इस जमाने में भिखारी बेहिसाब हैं, लाखों हैं शराफत के बुरकों में तो लाखों बेनकाब हैं। उन्हीं में से मैं भी एक हूँ, वैसे नियत से नेक हूँ, अपने दान दाताओं को दगा नहीं, दुआ देता हूँ फलने और फूलने की, पालनों में झूलने की और लंबी उम्र की। अरे भाई बेबसी के नाम पर दे दे, अच्छा चल ईसा मसीह के नाम पर दे दे। वैसे में भिखारी जरूर हूं, वैसे में भिखारी जरूर हूं, पर अपने काम में सच्चाई से मगरूर हूं, क्योंकि मैं कागजी काम पर नहीं मांगता, मैं समाज सेवा के नाम पर नहीं मांगता, मैं मस्जिद और राम पर नहीं मांगता, मैं घपलों और घोटालों पर नहीं मांगता, मैं सरहद की जलती दीवारों पर नहीं मांगता, मैं देसी और विदेशी की भाषा पर नहीं मांगता।
मैं क्षेत्र और भाषा पे नहीं मांगता। अरे तुझे कैसे समझाऊं कि बेईमान नहीं हूं, सीना भी फाड़ कर दिखा देता, पर क्या कराऊं हनुमान नहीं। वैसे मैं भिखारी जरूर हूं, पर अपने काम में सच्चाई से मगरूर हूं, क्योंकि मैं कागजी काम पर नहीं मांगता, मैं समाज सेवा के नाम पर नहीं मांगता, मैं मस्जिद और राम पर नहीं मांगता, मैं घपलों और घोटालों पर नहीं मांगता, मैं सरहद की जलती दीवारों पर नहीं मांगता, मैं देसी और विदेशी की परिभाषा पर नहीं मांगता, मैं क्षेत्र और भाषा पर नहीं मांगता। अरे तुझे कैसे समझाऊं कि बेईमान नहीं हूं, मैं सीना भी फाड़ कर दिखा देता, पर क्या करूं हनुमान नहीं हूं। धंधे का टाइम है, भगवान के नाम पर दे दे। अटल मुरादाबाद जी का बहुत बहुत स्वागत है। साइकिल सवार बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? साइकिल सवार बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? भिखारी बोला, वैसे तो मैं परंपरागत भिखारी हूं, फिर भी अंतरात्मा से शर्माता हूं, इसीलिए तो दूसरे दर्जे के भिखारियों में आता हूं, वरना मैं भी होता खादी में। साइकिल सवार बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? भिखारी बोला, वैसे तो मैं परंपरागत भिखारी हूं, फिर भी अंतरात्मा से शर्माता हूं, इसीलिए तो दूसरे दर्जे के भिखारियों में आता हूं, वरना मैं भी होता खादी में। बेटे को कार मिलती शादी में, अरे गरीबों का गुजारा खा जाता, भैंसों का चारा खा जाता, नोटों की गड्डियां पचा जाता, कोयला यूरिया जाने क्या क्या खींच देता, मुर्दों के ताबूत बेच देता, अंत में सारे सबूत बेच देता। साइकिल सवार बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? भिखारी बोला, वैसे तो मैं परंपरागत भिखारी हूं, फिर भी अंतरात्मा से शर्माता हूं, इसलिए तो दूसरे दर्जे के भिखारियों में आता हूं, वरना मैं भी होता खादी में। बेटे को कार मिलती शादी में, अरे गरीबों का गुजारा खा जाता, भैंसों का चारा खा जाता, नोटों की गड्डियां पचा जाता, कोयला यूरिया जाने क्या क्या खींच देता, मुर्दों के ताबूत बेच देता, अंत में सारे सबूत बेच देता। फिर या तो रबड़ी मेरी या मैं रबड़ी का हो जाता, फिर या तो रबड़ी मेरी या मैं रबड़ी का हो जाता, माया की माया में खो जाता, मैडम की गोदी में सो जाता, और पहले दर्जे का भिखारी हो जाता। एक बार मांगता और 5 साल को सो जाता। अरे माया की माया में खो जाता, मैडम की गोदी में सो जाता, पहले दर्जे का भिखारी हो जाता, और एक बार मांगता 5 साल को सो जाता। कहिए क्या ख्याल है, सिर्फ 10 रुपए का सवाल है, वाहिगुरु के नाम पर दे दे। अब भिखारी तो भिखारी है, भीख मांगना उसका कर्म है, भीख मांगना उसका धर्म है, अंतिम प्रयास करता है, वो जमीन से जुड़ी बात करता है। हमारे अटल मुरादाबादी जी कह रहे हैं, बहुत सुंदर प्रस्तुति है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम प्रयास देखिएगा भिखारी का, और उसके बाद मैं अपने काव्य पाठ को समापन दूंगा। आप लोगों ने बहुत समय दिया मेरी इन कविताओं को हजम किया। देखिए अंतिम प्रयास कि पिछले 70 सालों में बेबसी के हालों में हर सच्चे इंसान को देखा है, माथे पर मुसीबतों की रेखा है। बेटे हमारे अटल मुरादाबादी जी के कमेंट में बेटा आ गया और मेरी रचना में गड़बड़ हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि बेटे की कार आपको बहुत अच्छी लगी। अटल मुरादाबादी जी बहुत बहुत आपका आभार। देखिएगा अंतिम प्रयास देखिएगा कि पिछले 70 सालों में बेबसी के हालों में हर सच्चे इंसान को देखा है, माथे पर मुसीबतों की रेखा है, बापू की पगड़ी जार जार, बीवी का अचला तार तार, माँ की आंखें बंद हैं, अरे बच्चों पर पैबंद हैं, तू भी तो सच का घरौंदा है। पिछले 70 सालों में बेबसी के हालों में हर सच्चे इंसान को देखा है, माथे पर मुसीबतों की रेखा है, बापू की पगड़ी जार जार, बीवी का अचला तार तार, माँ की आंखें बंद हैं, बच्चों पर पैबंद हैं, अरे तू भी तो सच का घरौंदा है। देख शोषण ने रौंदा है, रात और दिन पसीना बहाता है, बदले में सिर्फ 2 जून खाता है, कभी पैदल तो कभी साइकिल से जाता है।
रात और दिन पसीना बहाता है, बदले में सिर्फ 2 जून खाता है, कभी पैदल तो कभी साइकिल से जाता है। सुन, मेहनत तो सच्चाई की, नेकी और भलाई की इससे भी ज्यादा बदी होगी। और ये 21वीं सदी झूठों, बेईमानों और भिखारियों की सदी होगी। ये 21वीं सदी झूठों, बेईमानों और भिखारियों की सदी होगी। जा, तेरे बच्चे फूलें फलें, पहले दर्जे के भिखारी बने। जा, तेरे बच्चे फूलें फलें, पहले दर्जे के भिखारी बने। अरे भाई, आशीर्वाद के नाम पर दे दे, 21वीं सदी के पैगाम पर दे दे। अच्छा छोड़, 1 रुपया भारत माता के नाम पर दे दे। जय हिंद।